हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स तरंग में प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 10th। अब तक बच्चों हमने व्यतिकरण की जो घटना थी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। बहुत कुछ क्या, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ पढ़ लिया। आपके पाठ्यक्रम में व्यतिकरण के बारे में जितनी जानकारी है उतनी हमने पूरी पढ़ ली है। अब बच्चों इस घटना पर आधारित या अब तक जितना पढ़ा उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं लगे हाथों। फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे साथ साथ न्यूमेरिकल्स होते चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। पूरा चैप्टर समाप्त करने के बाद जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपके पास बहुत ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट धुंधले पड़ गए होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करते हैं आज। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके कॉपी ले आइए, कॉपी लेके और बॉल पेन लेके और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे और बोर्ड पर भी देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो ले आइए बच्चों। तो उम्मीद है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ले आए होंगे बच्चों एनसीईआरटी की। ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यानी 10.1। तो देखें, 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश। तो हमें डाटा मिल गया कि हमें क्या दे रखा है कि एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी एक वेवलेंथ ही होती है जिस प्रकाश में, और एक ही वेवलेंथ दे रखी है 589, यानी ये तरंग दैर्ध्य हो गई बच्चों लैम्बडा। कितनी? 589 नैनोमीटर। इसको लगे हाथों मीटर में बदल लेते हैं बच्चों एसआई पद्धति में, यानी एसआई यूनिट्स में। 589 इंटू नैनो मीन्स 10⁻⁻9 मीटर। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये वेवलेंथ दे रखी है बच्चों, ठीक है। ये प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। कहाँ से कहाँ बच्चों? जैसे ये वायु है, वायु यानी एयर, और कहाँ आपतित हुआ? जल में यानी वाटर में। ये वाटर है बच्चों, क्लियर हुई बात? ये यहाँ इसका आपतन हुआ, यानी ये कोई प्रकाश की किरण आई बच्चों और जल की सतह पर आपतित हुई। ये वो सतह है जो इन दोनों माध्यमों को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो आगे पूछा है ए पार्ट में परावर्तित, बी पार्ट में अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल क्या होगी। क्या क्या पूछा है, किस किस की? देखें, तरंग दैर्ध्य पूछी है, आवृत्ति पूछी है और चाल पूछी है। ये तीनों चीज़ें पूछी हैं। किस किस की? पहले परावर्तित प्रकाश की, परावर्तित प्रकाश, और दूसरे यानी ये ए पार्ट है बच्चों आपकी बुक में, और बी पार्ट में पूछा है अपवर्तित प्रकाश की। ये तीनों चीज़ें पूछी हैं। तो बच्चों किस तरीके से न्यूमेरिकल हल किया जाता है ये समझते चलें कि क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है वो हम लिखते चल रहे हैं, यानी अपवर्तित प्रकाश। और सवाल में आगे ये कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यानी जो n है जल का, यानी इसको हम ANW लिख सकते हैं, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ANW बराबर 1.33। तो बच्चों आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया था उससे हमने ये डाटा इकट्ठा कर लिया है। इसमें वो भी बातें हैं, क्या क्या पूछा है और क्या क्या दिया है, वो सब चीज़ यहाँ आ गई। क्लियर? अब करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखें बच्चों, पहले पार्ट में ये पूछा है कि परावर्तित प्रकाश की बात की जा रही है। इसकी हमें क्या क्या निकालनी है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल। तो बच्चों यहाँ होगा क्या, जैसे ही प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होगी तो इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाएगा। ये परावर्तित प्रकाश हुआ, परावर्तित प्रकाश, और इस प्रकाश का कुछ भाग
अपवर्तित भी होगा, ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी बच्चों, क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है। ये सब बात आप जानते हैं। ये कौन सा प्रकाश हुआ? अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित प्रकाश। तो अब पहले पार्ट में बात करते हैं परावर्तित प्रकाश की। तो देखें बच्चों, किरण वायु से आई थी और परावर्तन उसी माध्यम में होता है, यानी माध्यम नहीं बदला। किसके लिए? परावर्तित प्रकाश के लिए। तो इसकी न तो स्पीड बदलेगी, न वेवलेंथ बदलेगी, न फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो पहले ये पूछा है तरंग दैर्घ्य, तो परावर्तित प्रकाश की लैम्बडा बच्चों वही रहेगी जो जिस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश आपतित हुआ था, जिस वेवलेंथ का प्रकाश आपतित हुआ था, यानी इतना ही रहेगा, यानी एयर में। तो लैम्बडा कितना रहा? 589 नैनोमीटर ही रहा बच्चों। एक आंसर ये आ गया। चाल की बात, तो चाल बच्चों वायु में कितनी होती है आपको पता है। पहले चाल निकाल लेते हैं तब आवृत्ति निकालेंगे। c के बराबर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो आपको याद होना चाहिए और होगा भी, हो चुका होगा, बहुत बार यूज़ किया है। अब आवृत्ति निकालनी है एयर में ही। तो आपको पता है बच्चों कि v होता है न्यू लैम्बडा, ठीक है। तो न्यू कितना हो गया? v/λ। और v किसके बराबर है? c के, या वैल्यू रख दीजिए, या c/λ लिख लीजिए। c कितना है बच्चों? 3 × 10⁸। और लैम्बडा कितना लगाएंगे अब, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में लगा रहे हैं तो वेवलेंथ मीटर वाली लगाएंगे। दिस 589 × 10⁻⁹। तो बच्चों कितना आ गया? एक काम कर लेते हैं, यहाँ 589 है, हम जब भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हम ये चाहेंगे कि एक अंक बाद दशमलव आए। तो पहली संख्या ये 5 है और इसका ये अंक 3 है, तो 3 5 से ही छोटा है, तो ऊपर कम से कम यहाँ 3 अंक हैं, तो ऊपर 4 हों तब एक अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 3 जीरो इसमें से ले लिए बच्चों, तो ऊपर हमने कर लिए 3000 बटे नीचे 589। अब 3 जीरो बच्चों यहाँ से कम कर दिए तो यहाँ रहेगी पावर 10⁵ और 9 ऊपर जाके प्लस की होगी, और 5 और 9 हो गए 14 14, तो 10⁻14 बराबर। हल कर लेते हैं बच्चों, समय की बचत करते हैं। आप लोग ये काम मत करना, कैलकुलेटर का सहारा मत लेना बच्चों, वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 3000 डिवाइडेड बाई 589 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 5.09 इंटू 10⁻14, और ये हो गया हर्ट्ज। आपको पता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो बच्चों ये तीनों चीज़ निकल आई परावर्तित प्रकाश। अब चलते हैं बी पार्ट पर। देखिए अपवर्तन की घटना कहाँ हुई है बच्चों? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो दूसरा माध्यम है जल, यानी अब जल में कैलकुलेशन करनी है उसी लाइट की। तो किसकी बात हो रही है? अपवर्तित प्रकाश की। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड यानी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो वीडियो को पॉज करके ये बात लिख लेना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड एग्जाम में आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि प्रकाश के संबंध में वह कौन सी भौतिक राशि है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। तो वो कौन सी है बच्चों? आवृत्ति। तो भले ही जल में जाए, कांच में जाए, किसी माध्यम में जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो आवृत्ति उतनी ही रहनी है और सब चीज़ें बदल जाती हैं बच्चों। तो अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति हमने निकाल ली, उतनी ही रहेगी, न्यू उतनी ही रहेगी जितनी वायु में थी। तो यही आंसर रहेगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये बताना पड़ेगा आपको, ये उतना ही क्यों लिख दिया, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है प्रकाश की। ठीक है, ये लिख देंगे आप रिमार्क में। अब दूसरी बात, स्पीड निकाल लेते हैं। कोई सी निकाल लो, स्पीड निकाल लो या वेवलेंथ निकाल लो। बताओ क्या निकालें बच्चों? लैम्बडा निकाल लें? बताओ, पहले स्पीड निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको पता है बच्चों कि A/W बराबर कितना होगा? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्पीड के पदों में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी स्पीड इन एयर
अपॉन करके दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम वाटर है यानी VW। और एयर में स्पीड कितनी है बच्चों, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से VW निकालना है, तो इससे क्या मिला बच्चों, या नीचे ही कर दें। यहाँ से VW कितना आ गया, VA अपॉन ANW बराबर, VA कितना है बच्चों एयर में, C के बराबर। एयर में तो ये निकाली थी ना, ये एयर में ही तो है बच्चों, ये स्पीड किस में है, एयर में। तो कितनी रखेंगे इसकी जगह, 3 × 10⁸ अपॉन ANW हमने लिखा था 1.33। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, डिवाइड कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 1.33, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.2556। कितना आ गया, 2.2556, 2.2556 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बाद में लिख देंगे। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 अंकों तक निकालते हैं। 6 हटाया, 6 हो गए बच्चों यहाँ, और यहाँ ये 6 हटाओगे 6 हो गए, 2.26 लिख लो। 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई किसमें, जल में। तो घट जाएगी, सघन माध्यम है तो एयर में 3 × 10⁸ थी, और जल में जाते ही इतनी हो गई बच्चों। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं, वेवलेंथ की। तो देखें, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी क्योंकि स्पीड बदल गई, और आपको ये फॉर्मूला पता ही था अभी। या तरंगदैर्घ्य के पदों में अगर हम लिखें तो, या यहीं से देख लें बच्चों, देखें यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, फिर ये अभी मैंने लिखा था, यहीं लिख देता हूँ। ये तो अलग हो गया, ये ब्लॉक अलग कर दिया। अभी लिखा हमने ANW, आपने ऐसे पढ़ा था ना, 1N2 बराबर B1 अपॉन B2, वही बात है। 1 और 2 माध्यम क्या हैं वो स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो यहाँ हो गया VA अपॉन VW। तो ANW बराबर, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो। और V बराबर क्या होता है बच्चों, हमने यहीं लिखा था न्यू लैम्बडा, V बराबर न्यू लैम्बडा। तो एयर में है तो V बराबर न्यू लैम्बडा इन एयर अपॉन न्यू लैम्बडा इन वाटर। न्यू से न्यू कट गया, तो यहाँ से ANW आ गया लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन वाटर। ये हमें निकालना है कि जल में जाते ही तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो लैम्बडा ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से चेंज हो जाएगी बच्चों। और लैम्बडा ए कितना है, एयर में कितनी थी बच्चों, जब हवा में आई थी, वायु में आई थी, तो लैम्बडा इतनी थी। अब मीटर वाली नहीं रख रहे, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि अब हमें दो राशियों का कंपैरिजन नहीं करना, मतलब दो राशि कैलकुलेट नहीं हो रही हैं, या दो राशि का मल्टीप्लाई या एडिशन नहीं हो रहा है। ये तो मात्रकहीन राशि है, अपवर्तनांक डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा, 2 गुना, 3 गुना या 1/2 गुना, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम, उसका टाइम्स कर रहे हैं, कितने टाइम्स। जब दो राशियों की कैलकुलेशन होती है तो दोनों राशियां एक पद्धति में होनी चाहिए। अब यहाँ तो एक ही अकेली राशि रह गई जो मात्रक वाली है, इसका तो कोई मात्रक है ही नहीं, तो यही वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में हमें नैनोमीटर में बदलना पड़ेगा। 589 अपॉन ANW कितना है बच्चों, 1.33। तो जब इसको हल करोगे तो बच्चों आ जाएगा 443 नैनोमीटर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है बच्चों, मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक। तो जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन गलत कर गया हूँ तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 589 आ गई, ठीक है, और 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज़ आ गई। C पता ही है, उसकी इतनी ही रहेगी। V 2.26 × 10⁸, ये भी ठीक है। और लैम्बडा ये दे रहे हैं 444, कोई फ़र्क नहीं बच्चों, इन्होंने 444 कर लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 444 और 443 ये इतनी छोटी यूनिट है नैनोमीटर कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 मीटर का कितनावां हिस्सा, 1 पर 9 जीरो लगा के भाग करो तो कोई फ़र्क नहीं है। कोई किसी दूसरे ऐसे निकाल लेते कि V = न्यू लैम्बडा से, इससे निकालते, V रखते वाटर वाली, ये वाली V रखते, और लैम्बडा रखते, वो न्यू रखते, ये वाली न्यू, तब 444 आ जाएगा।
क्योंकि ये संख्याएं खुद राउंड ऑफ की हुई हैं। अगर आप इससे अब आंसर ही मिलाना चाहते हो बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि v बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा w निकालना है तो v अपॉन न्यू, यानी v इन वाटर अपॉन न्यू, ये वाली वैल्यू रखना v न्यू। कहाँ है v न्यू, मतलब वो सॉरी v w। स्पीड कितनी आई थी 2.26 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू कौन सा रखेंगे 5.09 इंटू 10⁻14। इससे हल करोगे 444 आ जाएगा। अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरी संख्याएं नहीं थी ना बच्चों, पॉइंट वाली संख्याएं थी, राउंड ऑफ करके तो आंसर में तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। डोंट वरी। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। इसमें तरंगाग्र की आकृति पूछ रहा है बच्चों। जब हाइगेंस वेव थ्योरी मैंने पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए कि तरंगाग्र की आकृति पता करनी है हमें, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो किरण होती है वो हमेशा तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंबवत होती है। उसी बेस पर हम तरंगाग्र की आकृति पता करते हैं। वैसे ये थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्रम से लगे हाथों करते चलिए कि निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है। पहला, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि एक बिंदु स्रोत है, उससे प्रकाश अपसरित हो रहा है बच्चों, चारों तरफ बाहर निकलेगा, फैल रहा है। तो आपको पता है बच्चों किरणें हर दिशा में जा रही होंगी इस तरीके से, ठीक है ना। बोलिए ध्यान है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों, गोलीय। ध्यान आ रहा होगा तरंगाग्र के, हो चलिए बच्चों कर लेना, गोल है। तरंगाग्र कैसा हो जाएगा बच्चों, गोलीय। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। लिख लेंगे हिंदी में, गोलीय वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, गोलीय तरंगाग्र। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकसन बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा हो, यानी एक उत्तल लेंस है बच्चों, एक प्रकाश स्रोत इसके फोकस पर रखा है, यहाँ पर जैसे ये फोकस है इसका, यहाँ एक प्रकाश स्रोत रखा है बच्चों। तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी अपसरित होकर के वो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएंगी, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर किरणों के लिए तरंगाग्र कैसा हो जाता है, समतल। ये कैसा तरंगाग्र बनाया है बच्चों मैंने, समतल, यानी प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तभी तो देखो किरण और ये तल लंबवत हो रहे हैं, यहाँ ये किरणें इस पृष्ठ के लंबवत हो रही। ज़्यादा चर्चा नहीं, थ्योरी में ढंग से पढ़ा चुका हूँ। तो प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र। तीसरे में कह रहा है बच्चों, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। जैसे बहुत दूर कोई तारा है बच्चों, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ से जब वेव फ्रंट्स चले होंगे तारे से, तो गोलीय तरंगाग्र बहुत बड़े, जैसे ये तरंगाग्र, फिर ये फैला, फिर ये फैलता जा रहा है, कर्वेचर उसका घटता जा रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती जा रही है। तो पृथ्वी तक आते आते उसका अगर हम एक थोड़ा सा पोर्शन देख पाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, प्लेन ही दिखेगा। यानी तारा हमसे अनंत दूरी पर स्थित है और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें बच्चों कैसी होती हैं, आपस में समांतर, और तरंगाग्र कैसा होगा, समतल। तो तीसरे का आंसर मिल गया, कैसा तरंगाग्र होगा, यही प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कहाँ, थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना बाद में। थर्ड क्वेश्चन पर चलिए बच्चों। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर के सापेक्ष ही माना जाएगा, जब नहीं दिया होगा तो 1.5 है। ठीक, देखें कितना आनंद आता है न्यूमेरिकल करने में और कितना आसान है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में इतनी है। भाई ये भी कोई सवाल हुआ, ऐसे तो सवाल आप कर लेते हैं कि सर ऐसे सवाल क्यों करा रहे हो, और यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में दे रखी है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में पूछी है बच्चों। तो आपको पता है कि ANG बराबर क्या होता है, स्पीड इन एयर पहले माध्यम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दूसरे माध्यम में। ये तो याद है आपको, जनरल हमने बताया था ना बच्चों, आपको ध्यान होगा कि 1 and 2 बराबर V1 अपॉन V2। रे ऑप्टिक्स में चले जाइए, वहाँ बहुत पढ़ाया था इसको। यहाँ जो माध्यम है वो यहाँ आएगा, यहाँ है वो यहाँ आएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछी है बच्चों, तो VG बराबर कितनी हो गई, VA/ANG। ये वैल्यूज़ दे रखी हैं 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, 15 दूनी 30, 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ गया क्लियर। आगे क्या कह रहा है, ये हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। आनंद आ रहा होगा बच्चों, देखिए कितने आसान होते हैं न्यूमेरिकल। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? करती है बच्चों। आंसर क्या हुआ, यस, व्हाई नॉट, करती है। और अगर करती है, आगे कह रहा है, तो लाल और बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, यानी किसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो देखें भाई क्यों निर्भर करती है। ये पूछा है कि क्या जो प्रकाश की चाल है v स्पीड ऑफ लाइट, वो डिपेंड करेगी तरंग दैर्ध्य पर। कांच में कह रहा है, कांच के लिए ही नहीं बच्चों, किसी भी माध्यम के लिए हो, सब में लगेगी ये बात। तो करता है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि जो स्पीड है v बराबर न्यू लैम्बडा होती है। v बराबर क्या होती है, न्यू लैम्बडा। और माध्यम बदलने से न्यू बदलता नहीं है। लैम्बडा कैसा होता है बच्चों, अलग अलग हो जाता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है, इससे पता चल रहा। क्लियर होगी बात। अगर ऐसे न समझना चाहें तो एक बात समझ लें अब, यानी जिस प्रकाश की लैम्बडा ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश अगर किसी माध्यम में प्रवेश कराए जाएं, तो जैसे लाल रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, ऑरेंज, येलो, जो बेवग्योर में आपने कलर्स देखे थे, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। आपको पता है कि जितना अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। आपने पढ़ा है कि 1 and 2 बराबर V1 अपॉन V2। तो यहाँ से अगर V2 देखें तो V1/1 and 2, यानी जो वेलोसिटी है वो अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है। जितना ज़्यादा अपवर्तनांक उतनी कम स्पीड, यानी V प्रोपोर्शनल 1/n। जब किसी माध्यम में वो प्रकाश की किरण गई तो जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, यानी माध्यम जितना सघन होगा, स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे जल कांच की अपेक्षा कम सघन है, तो जल में कम हुई, अभी निकाला 3 की जगह 2 रह गई। कांच में इतनी रह गई, जल में इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि जल, ये बच्चों कांच में निकाली है, जल में अभी निकाली थी इससे पिछले न्यूमेरिकल में, फर्स्ट न्यूमेरिकल में, तो वो 2 से ज़्यादा आई थी। तो जल में एयर की तुलना में कम होगी, फिर कांच में जल से भी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर से सघन जल और जल से भी सघन कांच। और जो अपवर्तनांक है बच्चों, वो भी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। n इज डिफरेंट, अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर। n इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैम्बडा। लैम्बडा का संबंध कलर से है। अब इसका एक रिलेशन होता है बच्चों के अपवर्तनांक a+b/λ²। यानी देखो, अलग अलग रंगों के लिए भी अपवर्तनांक अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। यानी प्रकाश की 2 रंगों की किरणें गई, जैसे एक लाल की और एक बैंगनी की, तो हम कांच का अपवर्तनांक 1.5 मान लिया हमने यहाँ। तो बच्चों ये 1.5 ये कि एवरेज है, ये एवरेज लाइट के लिए है। अलग अलग रंगों के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। लाल रंग के लिए n अलग होगा, बैंगनी रंग के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग।
यहाँ से देखिए अलग अलग रंग की लैम्बडा अलग अलग, तो अलग अलग रंग की अपवर्तनांक अलग अलग, अलग अलग रंग के अपवर्तनांक अलग अलग, तो अलग अलग रंग की चाल अलग अलग। तो B किस पर डिपेंड हुआ? B डिपेंड्स ऑन लैम्बडा, यानी B निर्भर करता है किस पर? लैम्बडा पर, प्रकाश के रंग पर। लैम्बडा रंग पर निर्भर करती है। अलग अलग रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, लाल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों क्या पता लगा कि n B निर्भर कर रही है n पर और n निर्भर कर रहा है लैम्बडा पर, इनडायरेक्टली B निर्भर कर रहा है लैम्बडा पर। ये बात समझ में आ गई? होगी क्लैरिफाई, बात स्पष्ट हो गई कि हाँ प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब ये पूछा है किसके लिए, तो देखें बच्चों, देखें जो वेवलेंथ है लैम्बडा वो लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है वायलेट कलर की, बैंगनी की सबसे कम। और यहाँ है उल्टा, लैम्बडा स्क्वायर नीचे आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कम हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। और B n के व्युत्क्रमानुपाती है, V प्रोपोर्शनल टू 1/n है, उल्टा है, तो लाल रंग की चाल बढ़ जाएगी, BR ज़्यादा होगी किससे? B वायलेट से। तो कौन सी स्पीड किसकी कम है? वायलेट की। बैंगनी रंग की स्पीड कम होगी, तो बैंगनी रंग की किरण धीमे चलेगी, ये स्पीड कम है इसलिए। तो आंसर क्या हुआ? बैंगनी प्रकाश की किरण धीमे चलेगी। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि कौन धीमे चलेगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं ये सब कुछ। बोलिए, तीसरा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फिर आगे चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। तो बच्चों दोनों जो झिर्री थी, स्लिट्स थी, उनके बीच की दूरी को हमने किससे लिखा था? D से। वो दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.28 mm, 0.28 मिलीमीटर। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा संकेत किस बात को व्यक्त कर रहा है। तो दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी बच्चों हमने D से लिखी थी, तो हमने D लिख दिया। और पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है और पर्दे की दूरी बच्चों कैपिटल D से लिखी जाती है, यानी 1.4 मीटर दूर है। तो बच्चों देखें दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी कम है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये जो दो स्लिट्स थी S1 और S2, S1 एंड S2, ये इन दोनों के बीच की दूरी जो थी D वो बहुत छोटी होती है। तो देखें 1 मिलीमीटर के चौथाई के बराबर है, 1 मिलीमीटर का भी चौथाई के बराबर है, यानी 0.25 होता तो 1 मिलीमीटर का भी 4 टुकड़े कर दिए तब लगभग उतनी बैठती। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, तो हमने केवल आपको आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल आने वाला है बच्चों, क्योंकि ये द्विझिरी प्रयोग यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम होने जा रही है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। तो बच्चों मैंने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो पर्दे पर दूरी नापी जाती है, जैसे बच्चों बनाई देता हूँ यहाँ, तभी और न्यूमेरिकल को मैं ढंग से समझा पाऊँगा। जैसे दिस वन, ये स्लिट थी बच्चों S1 और ये S2, ये पर्दा था बच्चों। यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिली थी, दीप्त फ्रिंज, तो यहाँ जो भी फ्रिंज बन रही है उसकी दूरी यहीं से नापी जा रही थी बच्चों, बाई सेंट्रल फ्रिंज से, 0 ऑर्डर वाली से।
तो ये दे रखी है क्वेश्चन में, और वो भी किसकी दे रखी है बच्चों, चौथी फ्रिंज की बीच की दूरी, यानी बाई 4 दे रखा है, बाई 4 दे रखा है। कितना कितना दे रखा है बच्चों, 1.2 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी सेंटीमीटर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चौथी फ्रिंज मैंने कहा था ये भी बहुत पास पास बनती हैं, आपको ध्यान होगा। तो इस प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताइए, यानी लैम्बडा पूछा है बच्चों, ये चीज़ निकालनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों, बताइए। चौथी फ्रिंज की दूरी दे रखी है और nवीं फ्रिंज की दूरी का हमें सूत्र पता है बच्चों, yn बराबर n लैम्बडा डी अपॉन, मैं 2d याद रखता हूँ क्योंकि मैं इनके बीच की दूरी बच्चों d की बजाय, हो सकता है मैं 2d बोला करूँ तो आप लोग उसको ये न कहें कि सर d की जगह 2d बोल रहे हैं। मैंने बच्चों 2d के पदों में ही याद किया है जब मैं छोटा था, छोटे से मतलब आज की तुलना में छोटा, ऐसे नहीं ज़रा सा छोटा, यानी जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने 2d के टर्म्स में फॉर्मूला याद किया था, वो अब तक मुझे वैसे ही याद है और वैसे ही निकलता है। जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरे मुंह से 2d ही निकलता है, कोशिश करता हूँ 2d ना कहूँ, लैम्बडा डी अपॉन 2d। तो ध्यान रखना है इस बात को, 2d भी अगर बोल जाऊँ मैं तो उसका मतलब d से ही है। अब यहाँ मैं 2d, तो यहाँ फॉर्मूला यही तो है बच्चों, अगर मैं यहाँ 2d लिख दूँ तो यहाँ 2d हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो अब चौथी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, यानी n बराबर 4 हो गया। अब सारा आंकड़ा आपके पास है, वैल्यू पुट करनी है, आपको बाई 4 भी दे रखा है, तो n की जगह 4 रखें बच्चों। तो एक तरीके से चौथी फ्रिंज की दूरी, और वो भी ये सूत्र किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। क्वेश्चन में देख लूँ मैं एक बार, दीप्त की ही कह रहा था, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, ठीक है, दीप्त फ्रिंज की ही बात की है, तो दीप्त वाला ही सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो n की जगह 4 रखना है, तो बाई 4 बराबर 4 इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी। अभी कोई वैल्यू मत रखिए, हमें लैम्बडा निकालना है, तो पहले लैम्बडा एक साइड से कर लेते हैं। तो कितना आ गया, लैम्बडा इक्वल्स टू आ गया बाई 4 इंटू डी बाई 4। ये 4 नहीं है बच्चों, सफिक्स में है, बाई 4 है तो 4 लेकिन इंटू में नहीं है, बाई 4 इंटू डी अपॉन 4d। अब क्या है बच्चों, गुणा भाग वैल्यू पुट करनी है। सो सिंपल, घबराया मत करो, ठीक है, घबराते नहीं है बच्चों। तो लैम्बडा बराबर आ गया, वैल्यू रखी है बाई 4 दे रखा है, लेकिन हाँ ऐसे ही मत रख देना, इसको मीटर में बदल लेना क्योंकि ये CGS में है, SI में रखना है। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर इतना रखेंगे। तो 1.2 10⁻⁻² इंटू डी कितना, mm में दिया था, इसको मीटर में बदलेंगे 0.28 इंटू 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इंटू 10⁻³ मीटर करेंगे बच्चों। तो 0.28 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू डी कितना दे रखा है 1.4। इस दशमलव से ये दशमलव उड़ा दो और 4 तिया 12 कर दो, क्लियर। अब देख लो आंसर आ गया। अभी नहीं, ये काट दें, 14 से ये 0.02 बार कटेंगे, मैं काट दूं बच्चों, ऐसे काट लेते हैं आप दशमलव वाले। 14 से मैं इसको काटता हूँ तो 0.2 मत कर देना, 14 दूनी 28 कर दिए, पॉइंट भी है बच्चों, तो 0.02 बार कटेगा। आप दशमलव हटा के नीचे 100 कर लेना, ज़्यादा सुविधा रहेगी। चलो ऐसा कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न पैदा होगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, नीचे इंटू 100 कर लेता हूँ क्योंकि ये दशमलव हटा दिया, तो अब इसका कोई रोल नहीं है, अब 28 रह गए बच्चों, ठीक है। तो आपको बेकार कन्फ्यूज़न पैदा करें, अब काट लोगे, 14 दूनी 28, तो कितने हो गए बच्चों, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात अरेंज कर लो। देखिए -2 और -3 -5 और 2 ये जाएंगी माइनस की होंगी तो 10 की घात -7 मीटर। इसको नैनोमीटर में बदल लेते हैं बच्चों। आज के समय में हम तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर में नापते हैं, वैसे एंगस्ट्रॉम में भी मापी जाती है, लेकिन आजकल जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वो नैनोमीटर का चल रहा है। तो इसको नैनोमीटर में बदलते हैं मीटर को, तो नैनो यानी 9 10⁹ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया नैनोमीटर।
तो 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर 9 कितने बचे, 10 टू द पावर 2 यानी 100 बचे, 100 गुणा 6 600, तो 600 नैनोमीटर ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, एक नज़र डाल लूँ कहीं कोई मुझसे मिस्टेक ना हो गई हो, तो आंसर चेक कर लूँ बच्चों। 10.4 लैम्डा आ रहा है बच्चों, 600 नैनोमीटर एग्जैक्ट सही है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, फिर लेके चलूँगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या ज़रूरी बात है जो आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लें। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। सही पकड़ नहीं पाया बच्चों इस रिदम को, दोबारा कहना पड़ेगा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओके बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा था कि बच्चों आपको जो कुछ करना है अकेले ही करना है, हम पर डिपेंड मत रहिए कि जो सर कराएंगे हम वही करेंगे। अब मैंने ये न्यूमेरिकल करा दिया तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको स्वयं करने हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको अपनी मंजिल खुद ही तय करनी है। तो ये मत सोचना कि सर गाना सुनाने लगते हैं। बच्चों मोटिवेट करता रहता हूँ आपको, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछा छूट जाएगा बच्चों। तो चलिए टेक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10.5। अरे जगह है, अभी आगे कर लेते हैं बच्चों, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे नहीं हटा रहे, समय बर्बाद होगा, वीडियो पॉज करेंगे। 5th क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्ब्डा है, यानी जो भी लाइट यूज़ की जा रही है यंग के प्रयोग में, उसकी जो वेवलेंथ है बच्चों, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, वो कितनी है, लैम्ब्डा। यानी यहाँ पर जो लाइट यूज़ करते हैं ना बच्चों, यहाँ जो लाइट आती है, यहाँ जो लाइट आती है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्ब्डा है। आगे ये करा, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, सुने। पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्ब्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, के है, मात्रक चाहे कुछ भी हो, इकाई लिख दिया। इकाई का मतलब मात्रक से है, यूनिट। इकाई का मतलब एक मत समझ लेना, इकाई यानी मात्रक से है। यहाँ पथांतर लैम्ब्डा है, यानी फर्स्ट केस, पहली स्थिति में क्या कह रहा है कि पथांतर हमारा डेल्टा एक्स 1 कितना है, लैम्ब्डा। तो वहाँ पर तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता है I1, वो उस बिंदु पर कितनी है, के यूनिट। के मात्रक का मतलब के यूनिट। अब आगे क्या कह रहा है, सुने, कहाँ गया, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। यानी सेकंड केस की बात करें, अब पथांतर कितना हो गया बच्चों, λ/3, तो वहाँ तीव्रता कितनी होगी, यानी I2 बराबर क्वेश्चन मार्क। देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आनंद आएगा इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो देखें, आपको पता है बच्चों, पहले हम पथांतर निकाल लेते, वो पथांतर दिया है, कलांतर निकाल लेते हैं, यानी इस सिचुएशन की बात करते हैं। आपको एक रिलेशन पता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा, यानी कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। इस पथांतर को मैं डेल्टा न लिख के वो फाई लिखूंगा बच्चों, डेल्टा, क्योंकि फॉर्मूले में डेल्टा नहीं लिखते हैं, आगे चल जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हम फाई लिख देते हैं। तो लिखने का फ़र्क है, मतलब फाई से ही मतलब है जो दोनों तरंगों के बीच कलांतर है बच्चों। तो यहाँ से इस वैल्यू को रख के इस साइड में हम पहली स्थिति की बात करेंगे और इस साइड में इस स्थिति की बात करेंगे, इस वाली की और इस वाली की। तो फाई 1 निकालते हैं बच्चों, फाई 1 बराबर 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स के स्थान पर
जब पहली स्थिति की बात कर रहे हैं तो डेल्टा x1 की वैल्यू रखाएंगे, लैम्बडा लगाएंगे, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, फाई 1 आ गया बच्चों 2 पाई फाई 1। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, यहाँ फाई 2 निकालते हैं। जब पथांतर इतना है तो फाई 2 बराबर 2 पाई बटे लैम्बडा इनटू, जब दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं तो दूसरी स्थिति का पथांतर लैम्बडा बाई 3, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो फाई 2 आ गया बच्चों 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर, इतना आ गया। यहाँ इस केस में इंटेंसिटी k है और इस केस में पूछी है, तो अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करें कि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि इंटेंसिटी होती कितनी है? I बराबर आपने पढ़ी थी √I1 प्लस √I2 प्लस 2 √I1 I2, छोटा छोटा लिखूँगा, आगे कॉस फाई लिखना है मुझको, कॉस फाई दिख रहा होगा आपको, कॉस फाई है। ठीक है बच्चों, कॉस फाई, फाई क्या है? कलांतर है। तो देखें बच्चों, इस प्रयोग में क्या होता है कि ये जो स्लिट होती हैं दोनों समान चौड़ाई की होती हैं। ठीक है, समान चौड़ाई की होती हैं और दोनों में प्रकाश एक ही स्रोत से आ रहा होता है। आप पीछे देख चुके हैं, आपको पता है। तो I1 और I2 बराबर होती हैं, दोनों स्रोतों से आने वाली तरंगों की तीव्रताएं कैसी होती हैं? बराबर बराबर आता है। I1 क्या है? जो S1 से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है उसकी तीव्रता, और यहाँ से लाइट आ रही है उसकी तीव्रता। इन दोनों की चौड़ाइयाँ समान हैं बच्चों, तो समान मात्रा में प्रकाश निकलेगा। ठीक है, सेम विड्थ की ली जाती हैं ये रेखा छिद्र। तो I1 और I2 बराबर होते हैं और उसको हमने मान लिया I0, यानी पहले स्रोत से और दूसरे स्रोत से I0 तीव्रता आ रही थी। ये वो तीव्रता है जो किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के अध्यारोपण होने के पश्चात हमें मिली है, यानी परिणामी तीव्रता है। तो यहाँ ये पुट कीजिए, तो I बराबर I1 की जगह I0, अरे बच्चों यार क्या कर गए हम, सॉरी गलती हो गई, यहाँ अंडरवुड लगा गए बच्चों, अंडरवुड वहाँ ही तो लगना है। आप भी कुछ बोलते नहीं। अब आप कहेंगे सर हम ऐसे कैसे बोल लेंगे, आप वहाँ बैठे हुए हैं, हम तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। यहाँ अंडरवुड नहीं होता बच्चों, पता नहीं मैं क्या गया था ना, आगे सोच रहा था अंडरवुड आएगा, आगे जरा सा सोचा नहीं कि आगे 2 √I1 I2 आएगा और अंडरवुड वहीं लगा गया, दिमाग में अंडरवुड आ गया। तो यहाँ I0 प्लस इसकी जगह भी I0 प्लस 2 √I0 इंटू I0 करेंगे बच्चों, तो I0 ही तो रह जाएगा कॉस फाई। तो I कितनी आ गई? 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाई। तो 2I0 ले लिया कॉमन, कितना बचा? 1 प्लस कॉस फाई। ये याद रखें, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर दोनों स्थितियों की बात करेंगे अलग अलग, इधर की इधर और इधर की इधर। अब यहाँ स्थिति निकालिए I1, यानी पहली तीव्रता I1 निकालिए, इसको अलग कर देते हैं। I1 कितनी आएगी बच्चों? देखें, पहली स्थिति में तीव्रता 2I0 तो रहना ही रहना है, 1 प्लस कॉस फाई, और पहले केस में फाई था कितना? 2 पाई, तो कॉस 2 पाई। ठीक है, और कॉस 2 पाई का मान बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 आगे लिखूँ, डायरेक्ट समझ लो, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4I0। और ये किसके बराबर दे रखी है? K के, यानी 4I0 बराबर आ गया K। इसे डाल दें इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ सेकंड केस में तीव्रता निकालिए। I2 बराबर, वैल्यू यहीं रखेंगे, 2I0 1 प्लस कॉस फाई, यानी कॉस, अब फाई कितना है? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब बच्चों 120 अंश हो गया, 180, 6 18, 6 दूनी 12, 120।
अब 120 का मान cos 120 का मान -1/2 होता है, तो यहाँ रखेंगे तो 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 बचेगा और 2 से 2 कर ही दूँ। आप कहेंगे सर ऐसी हवा में बातें ज़्यादा करते हो, तो I2 बराबर 2I0 1 - 1/2, अब रह गया 1/2, तो 2I0 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, I2 कितनी आ गई I0, I2 कितनी आ गई I0। अब मैं कहाँ लिखूँ बच्चों, इसे हटा दूँ कहाँ, या यहीं आ जाएगी बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखेंगे कि इसके बाद सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम I2 निकालना है, तो I2 बच्चों हमारे पास कितनी आ गई I0, और यहाँ से हमने निकाला था 4I0 बराबर K, तो यहाँ से I0 कितना आया K/4, I0 का मान यहाँ से K/4 आ गया, तो कितनी आ गई तीव्रता K/4। तो वहाँ K थी जहाँ पथांतर लैम्बडा था, तो जहाँ पथांतर λ/3 था वहाँ चौथाई रह गई, वहाँ K थी, यहाँ रह गई K/4 यूनिट, मात्रक, इकाई, आपकी किताब में इकाई लिखा है। ये आ गया आंसर, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलेंगे। वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों अभी मैंने इस स्क्रीन पर देखा कि ये वीडियो 46 मिनट से ऊपर होने जा रहा है, तो ऐसा करते हैं आज इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी होता है तो आप लोगों को देखने में भी बोरियत होती है। अभी कुछ सवाल और बाकी हैं व्याकरण संबंधी, वो अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको अपने आप सॉल्व करके देखिए। तो मिलते हैं कल इस व्याकरण संबंधी, अब तक जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा, कुछ सोच रहा था कि अब तक जो हमने पढ़ लिया है बच्चों 9th लेक्चर तक, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं घटनाएं बोल गया, आजकल घटनाओं की बहुत बात कर रहा हूँ ना, तो जो वहाँ पर वही आ जाता है, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं बच्चों बाकी के न्यूमेरिकल के साथ, और बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे आपके लिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।